नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती पर देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मैराथन में शामिल लोगों के साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंधन किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष संचालित हो रही यात्रा में अभी तक लगभग करीब 33 लाख से अधिक श्रद्धालु ने अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें से यमुनोत्री धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम में भी लगभग 2 लाख, केदारनाथ धाम में 5 लाख और बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख से अधिक, हेमकुंड में 4000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कुल आंकड़ों की बात करें तो चारों धामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन को मिलाकर आंकड़ा करीब 14 लाख श्रद्धालुओं का पार कर चुका है। वहीं कोरोना के मामले पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन होंगी उसका अनुपालन किया जाएगा। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440। ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोविड ने दस्तक दी है, तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाएगा। धामी सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और प्रशासनिक स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली और वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने प्रेस ब्रीफिंग की और कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी दी। आज की कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें पूर्व में बनी नियमावली में भी कुछ बदलाव किए गए। साथ ही कार्य करने वाले ठेकेदारों को लेकर भी बने नियमों में शिथिलता दी गई। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही गृह विभाग की विश्व नियमावली को संशोधित करने का कार्य हुआ है। जो पूर्व में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, ITES, डेटा सेंटर, कौशल विकास आदि के बारे में सुविधाएं देने की बात की गई थी। तो ये विभाग द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि इसको हम लोग को टारगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थानों पे इसको सब्सिडी को नहीं देना चाहिए जहां पे पहले से ही काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, सेवा क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको टारगेटेड करना चाहिए, उन क्षेत्रों के बाहर इसको करना चाहिए। जैसे देहरादून नगर निगम में पहले से इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं, तो और जैसे कुछ इनमें से कुछ क्षेत्र, ऋषिकेश में काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, नैनीताल में इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं। तो उन क्षेत्रों से बाहर ही ये सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये बाहरी जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र हैं उस तरफ भी इंडस्ट्री जाए। बाकी इंडस्ट्री कोई भी लगा सकता है, लेकिन सब्सिडी इन क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगला मत ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद, जिसमें 4 नियमित पद हैं और 7 आउटसोर्स के पद हैं, ये सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त आज एक उत्तराखंड योगा नीति 2025 भी प्रस्तुत की गई थी आयुष विभाग के द्वारा। उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जो लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योगा हब स्थापित किए जाएंगे और मार्च 26 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें जो प्रोत्साहन और सुविधाएं जो दी जा रही हैं, जो नए स्थापित होने वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50%
सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेर झील को योगा हब के रूप में विकसित किए जाने का, योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रति परियोजना का अनुदान इसमें दिया जाएगा। मुख्य मेडिकल कॉलेज हैं देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उनके साथ में तीमारदार आते हैं। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ऐसे तीमारदारों को चूंकि यहाँ पे रहने खाने की काफी दिक्कतें होती हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि जैसे कि एम्स ऋषिकेश में और एम्स दिल्ली में व्यवस्था है, किसी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सस्ती रहने और खाने की सुविधा देने के लिए इन 2 स्थानों पर तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। जी जी, उसमें डॉर्मेटरीज भी होंगी, उसमें कमरे भी होंगे, सभी तरह की व्यवस्थाएं उसमें होंगी। ये CSR फंड से ही हम लोग करते हैं। प्रचलित नियमावली है, उसके बाद अब तक काफी सारे परिवर्तन हो गए हैं, आवश्यकताएं बदल गई है, साथ ही में कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के वगैरह आदेश हुए हैं। भारत सरकार ने इस संदर्भ में कोई डायरेक्शन दिए हुए थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अधिप्राप्ति नियमावली में परिवर्तन आज प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर ऑनरेबल कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसमें समय समय पर ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले और स्थानीय लोगों का एम्पावरमेंट हो। इस पर ध्यान देते हुए स्वदेशी की भावना से हम लोगों को प्रोक्योरमेंट में प्राविधान होने चाहिए, ये उनके डायरेक्शंस थे। उसके चलते आज जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में 9 ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी, और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 5 करोड़ के 3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। मतलब हर एक श्रेणी में जो ठेकेदारों की सीमा है वो बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले कोई विशेष व्यवस्था थी नहीं, तो उनके लिए अभी लोकल सिलेक्शन से हम लोग 5 लाख तक के कार्य उनको दिए जा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। दूसरा, ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए पूर्ण रूप से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और भारत सरकार के कोई विशेष निर्देश है, जैसे भारत सरकार जैसे हमारे देश की जो सीमाएं हैं उससे लगे हुए देशों से आप प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई विशेष सावधानियां बरतनी है, तो उसके लिए या फिर जो है 100% हमारा जो गुड्स का प्रोक्योरमेंट है वो जेम से करने के लिए इस तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, सबको सहभागिता का मौका उससे और बढ़ेगा और स्थानीय प्रोडक्ट्स की हम लोग अच्छे से उनको एक मार्केट उपलब्ध करा दे पाएंगे। तो इसके पर्पज से जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव गया हुआ था उसको मंजूरी। अल्मोड़ा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर खासा संजीदा है और विभिन्न विकास योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही हैं। उन्होंने बताया कि खासतौर पर सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाएं बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाली हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र और दूरस्थ स्थान, चाहे वे केदार खंड हो या मानस खंड और आदि कैलाश को नए रूप में विकसित किया जा रहा है और रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात बहुत जल्द प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड और सड़कों के चौड़ीकरण पर
अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, जिन कार्यों को बहुत जल्द अब धरातल पर उतारा जाएगा। ऐसे कई कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विकास को लेकर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को भी देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के इतिहास में रोड एंड हाईवेज मंत्रालय का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश में बड़ा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया है, तो यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास था और वो प्रयास का परिणाम हुआ। और देश की जनता आज भूरी भूरी प्रशंसा जहां भी जाते हैं हम रोड के मामले में करती है। और पिछले दिनों से ये जिम्मेदारी आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं कर रहा हूँ। और जो भी मुझे वर्क काम दिया जाता है, हम लोग बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ 2047 के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी DPR का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहाँ पर जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है गडकरी जी के आदेश के अनुसार, उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की DPR की भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए समस्या रहेगी, तो इसलिए नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक हमारी DPR रेडी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे 4 धाम के साथ साथ हमारे मानसखंड के रोड हैं, जो हमारा काठगोदाम से लेकर के जोलीकोट होते हुए, भवाली होते हुए, अल्मोड़ा, रानीखेत, मचखाली, दौराहाट, चकोटिया होते हुए उसको कर्णप्रयाग, उसको भी 2 लेन कर रहे हैं। उसके 2 लेन पे काम चल रहा है। कैची का जो समस्या है, कैची के बाईपास पे काम कर रहे हैं, उसका भी हम DPR सैंक्शन कर दिया है। उसका भी हमारा एक फॉरेस्ट क्लियरेंस था, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया है। उसका एक बाईपास हमारा बन के तैयार होगा, जो भवाली सैनिटोरियम से उतर के नीचे अल्मोड़ा वाली रोड पे जाएगा। और जो भी हमारा ये 4 धाम, मानसखंड, केदारखंड और जहाँ जहाँ पर भी हमारा टूरिस्ट बढ़ रहा है, और हमारा बहुत अच्छा है कि आदि कैलाश तक हमने रोड दे दी। प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद वहाँ टूरिस्ट बढ़ा है। अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मैं स्वयं थे आदि कैलाश में। तो रोड नेटवर्क में उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात मिली है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से और लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम बहुत जल्दी हमारा जो है रोपवे का काम चालू हो जाएगा, और ये रोपवे हमारा केदारनाथ के लिए और हमारा हेमकुंड के लिए, दोनों जगह के लिए हमसे सैंक्शन किया, भारत सरकार के सहयोग से हुआ। ये हमको बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो इस पर भी हम बहुत जल्दी काम चालू कर रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड का रोड नेटवर्क, उत्तराखंड का रोपवे नेटवर्क, उत्तराखंड का रेलवे कनेक्टिंग, ये सारी चीजें हमको सौगात में मिली है। और उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए हमारे जिन लोगों ने, जिनकी मंशा थी कि उत्तराखंड राज्य टूरिज्म के सेक्टर में, तीर्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, यहाँ के जो सौंदर्य है इसके सेक्टर में आगे बढ़े, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ताकत प्रदान की है। इस ताकत का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग से फ्लू OPD संचालित किए जाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि खांसी, जुकाम और फीवर से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज फ्लू OPD में किया जा सके। लेकिन राज्य के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अलग से फ्लू OPD संचालित किए जाने में अभी देरी हो सकती है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि इसी हफ्ते अस्पताल में रेस्पिरेटरी इलनेस के रोगियों के लिए फ्लू क्लिनिक संचालित कर दी जाएगी। इन्फ्लुएंजा क्लिनिक संचालित होने से खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना से जुड़ी RT-PCR व एलाइजा जांच की समुचित मात्रा में किटें उपलब्ध हैं।
कोविड को लेके दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंजा क्लिनिक अभी शुरू करने वाले हैं। इस वीक हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, हम लोग ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, तो हम लोग ने 20 आईसीयू बेड्स और 10 हमने पीडियाट्रिक बेड्स हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं कोविड के लिए। और कोविड की टेस्टिंग जब वो फ्री होगी, उसके अब हमारे पास अभी तक फिलहाल हमारे पास काफ़ी मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं और बाकी के लिए हमने डिमांड भेज दी है। देखिए, अभी तक जो खबर है वो कि ओमिक्रॉन जो है उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक है कोविड जो एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई ऐसे बहुत सीरियस वाली बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है निर्देश जारी हो गए हैं, तो जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका अक्षरशः उनका पालन किया जाएगा। इस हफ्ते ही हम लोग जो है फ्लू क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि वो पेशेंट्स जो हैं हम अलग से उसमें ही हम देखेंगे उन पेशेंट्स को। जांचों की सारी व्यवस्था है मैम, हाँ, आरटीपीसीआर जांचों की पूरी व्यवस्था हमारे पास है जी। हमारे पास आरटीपीसीआर और एलिसा की पूरी प्रचुर मात्रा में किट्स उपलब्ध है। देश के केरला में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा के मद्देनजर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से यात्री आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि केरल में मिलने कोरोना के नए वेरिएंट NB181 के बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों पर अभी भी पालन करना है, जिसमें मास्क लगाएं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, यदि खांसी जुकाम होता है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में जांच के लिए सीएमओ किट उपलब्ध करा रखे हैं। दवाइयाँ और मास्क पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध हैं। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NB1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क वगैरह का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं, और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू कराएं। हमारे पास तो अभी जांच के लिए किट उन्होंने सीएमओ साहब उपलब्ध करा रहे हैं, और क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर सब पूरा कोविड नहीं आ रहा था 4 साल से, तो दोबारा से प्रशासन और महानिदेशालय दोनों एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने पूरी डिमांड मांगी है कि क्या क्या आपको सामान चाहिए। तो बाकी सामान हमारे पास पीपी किट, मास्क, दवाइयाँ, वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल जांच की जो किट है वो भी जल्दी से उपलब्ध हो जाएगी। वार्ड तो हमारे पास 6 बेड का जो हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीजों के लिए खोल देंगे। हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि ये धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इस हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 80.32 लाख रुपए, पोषण के लिए 98.60 लाख रुपए, 65 आंगनवाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि निर्धारित की गई है। आजीविका संवर्धन के लिए 18.36 लाख रुपए, शिक्षा क्षेत्र में और 56 लाख रुपए, 7 स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु राशि प्रस्तावित है। पशुपालन के लिए 46.72 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। सीडीओ ने बताया कि इस पुरस्कार से जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनवाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको सौर्य आंगनवाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है।
कुछ हमारी मशीन्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल विभाग जो है वो एक खेल उदय योजना लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक्स में जो गेम्स हैं, कहीं वॉलीबॉल अच्छा खेला जाता है, कहीं कबड्डी है, कहीं बैडमिंटन है, तो हर एक ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इस फंड को उपयोग करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। देहरादून शहर में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जल्द ही देहरादून आरटीओ शहर में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य दून वासियों को राहत देना है। इस अभियान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का औचक निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही डग्गा मार वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सवारियों की सुविधा को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट विशेष तौर से सिटी बस और विक्रम संचालकों पर अब देहरादून आरटीओ की पैनी नजर है। देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया, उनकी आरटीओ एनफोर्समेंट के साथ इस संबंध में वार्ता हो गई है। शहर के मुख्य चौराहे जैसे आईएसपीटी, घंटाघर, रिस्पना पुल, बल्लूपुर चौक सहित शहर के कुछ चिन्हित ऐसे चौक, चौराहे और स्थलों पर आरटीओ की टीम जल्द ही औचक निरीक्षण करने जा रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें हमारी ये प्राथमिकता में है। सबसे पहला जो भी हमारा सिटी ट्रांसपोर्ट है, उसमें चाहे सिटी बस हो, मैजिक हो और विक्रम जो है, ये इस समय देहरादून शहर में जो बेसिकली ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यही चला रहे हैं, तो इनको हमने एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के इनको हम बताएंगे कि आप चौराहों को, स्पेशली चौराहों को 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे खाली रखें, और गाड़ी अगर कहीं रोकते भी हैं, ऐसा बीच में कहीं ना रोकें, अपने प्लेसेस पे रोकें जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ में अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो एनफोर्समेंट है हमारा, या हमारी एनपीआर कैमरा या स्मार्ट सिटी के कैमरा जो लगे हैं, इसमें हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक टीम हमारी वहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जो लगी हुई है, जो उसका मॉनिटरिंग करती है, हम उससे कैमरे की डिटेल इस पर्पस के लिए भी लेंगे, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। शहर में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो चला है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मौके पर ना रोककर आरटीओ की टीम उनके घर जाकर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि कई बाइक स्टंट कार्यकर्ताओं ने माफी मांग आश्वासन दिया कि रोड सुरक्षा पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करेंगे। हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे। और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे, इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे। और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो हमने अपनी एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया, तब कांग्रेस सत्ता में आई है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने कहा कि यह हरीश रावत का अपना विचार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वह अब पार्टी को ही आगे बढ़ने का काम करेंगे और पार्टी का ही नेतृत्व करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि हरीश रावत बहुत ही अनुभवी नेता है और उनका मार्गदर्शन मिलना पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, हरीश रावत जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं। और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को लड़ाएंगे, तो निश्चित ही पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है,
तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। ग्राफिक एरा अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने हार्ट के बहुत जटिल और दुर्लभ मामले में उपचार करने में सफलता हासिल की है। ऐसे जटिल मामले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाक के बराबर नजर आते हैं। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की इस बड़ी उपलब्धि के बाद वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे ने बताया कि 3 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी करा चुके 19 वर्षीय इस युवक का मामला चिकित्सा क्षेत्र में बेहद अलग है। यह पहला मामला है जिसमें हार्ट में 3 साल पहले लगाया गया वाल्व संक्रमण होने और टांके गलने के कारण अपनी जगह से निकलकर युवक के पेट में फंस गया था। दरअसल ऑपरेशन के दौरान दिल का छेद बंद करने के बाद टांके लगाकर ये आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया था। जिस जगह ये वाल्व लगा था वहाँ काफ़ी संक्रमण हो गया था। जांच में पता चला कि वाल्व अपनी जगह पर नहीं है। वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे की टीम ने बैलून से खींचकर पुराना वाल्व बाहर निकाला। इस युवक की दूसरी बार हार्ट सर्जरी हुई है। सर्जरी के 3 दिन बाद ही युवक के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आया और वह चलने फिरने भी लगा। ग्राफिक एरिया अस्पताल से इलाज कराने के बाद ठीक हुए मरीज मोहित ने कहा कि उन्होंने 3 साल पहले जिस दिल का ऑपरेशन करवाया था उसमें उनके परेशानी होने लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा उनके अच्छा इलाज किया गया। अपनी जगह पर वाल्व ढीला हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि वाल्व निकल करके चला गया। ग्राफिक एरा का बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? नहीं, इस पे अचीवमेंट तो क्या है, लेकिन अब जैसी भी मरीज़ की स्थिति थी उसके हिसाब से किया गया और भगवान की कृपा से मरीज़ भी अच्छा है। देखिए, रिस्क तो इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो ऐसी स्थिति आज से पहले कभी देखी नहीं गई, और अगर हम एक नॉर्मल हार्ट के वाल्व के ऑपरेशन की बात करें तो जो ऑपरेशन का रिस्क होता है वो मैक्सिमम 3 से 4% का होता है। जबकि इस पेशेंट की जो कंडीशन थी, इसके बार बार स्ट्रोक हो रहे थे और इसको इन्फेक्शन था, तो सारा मिला करके अगर हम रिस्क इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिस्क कम से कम 12 से 14% का आएगा ऑपरेशन का। तो 4% के मुकाबले 14% मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ था मेरे को बुखार, उससे इन्फेक्शन हो गया था, तो ठीक करा के फिर वो वाल्व निकल गया था, तो वो सर ने ठीक किया। पहले कहाँ पे कराया था आपने ऑपरेशन? सबसे पहले फाउंडेशन में हुआ था 2023 में। अच्छा। उसके बाद वहाँ से सही रहा, मैं फिर वाल्व निकल बीमार हुआ था मैं बीच में, तब से नहीं किया बुखार। क्या कहेंगे आज इंडियस ग्राफिक एरिया हॉस्पिटल ने आपके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट करा है, आपकी बीमारी को खत्म कर दिया, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? ठीक है, अच्छा है डॉक्टर। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए नमस्कार।